रिव्यू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है मेजर आर्ट हिस्ट्री इतिहास उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं या तो प्रीवियस जो पहले पूछा जा चुका वैसा क्वेश्चन है या तो दोस्तों आपके सिलेबस से ही है, कहीं से भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट ही है। जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें खिलाफत आंदोलन के बारे में हर एक चीज़ आपको लिखना है। किसी तरह से पूछे बस आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। जो हमारा खिलाफत आंदोलन हुआ था वो 1919 से लेके 1924 तक चला था। भारतीय इतिहास का एक ऐसा प्रमुख राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। यह मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खिलाफ यानी तुर्की के खलीफा के पद की गरिमा और तुर्की साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्वर्णिम अवसर मानकर समर्थन दिया था। ठीक है, यानी जो खिलाफत आंदोलन है वो 1919 से लेकर 1924 तक चलाया गया था और ये जो है भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। और ये मुख्य रूप से क्यों चलाया गया था, तो जो भारतीय मुसलमान है उनके द्वारा जो तुर्की के खलीफा के पद को लेकर ये चलाया गया था और महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर मानते हुए इसका समर्थन किया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, यानी आंदोलन आखिर क्यों हुआ था। तो जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की को पराजित किया। तुर्की का सुल्तान जो है पूरे विश्व के मुसलमान का खलीफा था, यानी धार्मिक प्रमुख के रूप में था। तो ये इसके कारण भी ये हुआ। फिर है सेवर्स की संधि। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के साथ कठोर संधि की, जिसके तहत खलीफा के अधिकार छीन लिए गए और साम्राज्य का विभाजन होकर दिया गया, इसलिए भी ये हुआ। फिर है भारतीय मुसलमानों का रेस। भारत के मुस्लिम ब्रिटिश सरकार से इसलिए नाराज थे क्योंकि युद्ध के दौरान अंग्रेज ने खलीफा की सुरक्षा का वादा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए भी भारत के मुसलमान जो है वो दुखी थे, नाराज थे। तो आंदोलन का संगठन और नेतृत्व किसने किया, तो खिलाफत समिति, जो कि मार्च 1919 में बॉम्बे के खिलाफत समिति का गठन किया गया। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से, तो देखिए प्रमुख जो है सूत्रधार अली बंधु, जो कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और हकीम हजमल खान वगैरह ने इनका नेतृत्व किया था इस खिलाफत आंदोलन का। गांधी जी का सहयोग और असहयोग आंदोलन में क्या रहा था, मतलब ये यानी क्या सहयोग रहा और क्या असहयोग रहा। तो गांधी जी ने 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, फिर उन्होंने सुझाव दिया कि यदि अंग्रेज सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो मुसलमानों को असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। यह जो है गांधी जी ने उनको सुझाव दिया। फिर सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने भी खिलाफत के समर्थन में असहयोग शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। इससे आंदोलन ने असहयोग खिलाफत आंदोलन के रूप में एक विशाल रूप ले लिया। यानी क्या हुआ, अब जो है उन्होंने जो है गांधी जी ने ये कहा कि अब अगर अंग्रेज हमारी मांग पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या कीजिए, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं हम लोग मिलके। तो ऐसा उन्होंने कहा, गांधी जी ने सुझाव दिया और लोगों ने माना भी और ये एक विशाल रूप भी ले लिया असहयोग खिलाफत आंदोलन का। आंदोलन की प्रमुख गतिविधियां अगर देखा जाए तो इसमें विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से त्याग वगैरह थी, वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार करना, फिर है विदेशी कपड़ों की होली जलाना और स्वदेशी अपनाना, फिर सरकारी उपाधियों और पदों का त्याग करना। तो ये सब गतिविधियां रही थी आपका खिलाफत आंदोलन का। आंदोलन का पतन फिर हुआ। आंदोलन का पतन कैसे हो गया, यानी फिर खत्म कैसे हुआ, तो चोरी चोरा कांड से जो 1922 में हुआ था,
हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ गया था। यानी क्या हुआ था, एक थाना में आग लगा दिया गया था 1922 में, जिसके कारण गांधी जी ने यह आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। फिर है तुर्की में क्रांति, जो 1924 का है। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ। उन्होंने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, जिसके बाद भारत में भी यह आंदोलन समाप्त हो गया। यानी जैसे ही तुर्की में क्रांति आई, ठीक है, जैसे ही तुर्की में सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो खलीफा का पद रहता था उसे ही समाप्त कर दिया गया और तुर्की को जो है एक सेकुलर राष्ट्र बना दिया गया। इसके बाद भारत में भी यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, आंदोलन का महत्व देखा जाए दोस्तों तो अभूतपूर्व एकता, इसने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसा मिसाल पेश किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जन आंदोलन, इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मध्यम वर्ग से निकालकर गांवों और आम जनता तक पहुंचाने का भी काम किया। ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक एकीकरण, पहली बार धार्मिक भावना का उपयोग ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये सभी खिलाफत आंदोलन के बारे में था। निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है कि खिलाफत आंदोलन भले ही अपने ही धर्म लक्ष्य को ना प्राप्त कर सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक विशाल जन आंदोलन बना दिया। इस आंदोलन ने पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साझा मोर्चा तैयार किया, जिसने भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो ये खिलाफत आंदोलन के बारे में था। अब आगे हम लोग जो दूसरा देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो क्वेश्चन है कि रॉयल एक्ट पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, यानी रॉयल एक्ट के बारे में जो भी पूछे, ठीक है, आपको ये आंसर लिखना है, बस अच्छे से समझ जाइए। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके दौरान जो अंग्रेज सरकार है उसने जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए भारत रक्षा अधिनियम लागू कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार एक ऐसी अस्थायी कानून चाहती थी जिससे राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचला जा सके। इसी उद्देश्य से सर सिडनी रॉलेट ने अध्यक्षता वाली एक ऐसी समिति की सिफारिश पर मार्च 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराधी अधिनियम पारित किया गया, जिसे इतिहास में रॉयल एक्ट कहा जाता है और काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी था। अधिनियम का मुख्य प्रावधान देखा जाए तो इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक और दमनकारी शक्तियां प्रदान की, जिसमें पहला था बिना मुकदमा के जेल। सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और बिना किसी मुकदमा के 2 साल तक जेल में रख सकती है। यानी ये कानून लाया गया था कि सरकार, चाहे जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति पर सिर्फ संदेह करके उसे गिरफ्तार कर सकती है और उसके ऊपर बिना किसी मुकदमा के भी 2 साल तक जेल में रख सकती है। तो ये पहला नियम था। ठीक है, बहुत ही गलत नियम था। फिर आगे है न्यायिक अधिकारों की हनन। गिरफ्तारी व्यक्ति को यह जानने का अधिकार भी नहीं था कि उसे क्यों पकड़ा गया है, ना ही वह उसके खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता था। ये भी बहुत ही गलत है। फिर है विशेष न्यायालय। क्रांतिकारियों के मुकदमा के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया, जहां साक्ष्य के सामान्य नियमों को अनदेखी किया जा सकती थी। तो ये सभी जो है दमनकारी नीति वगैरह लाई गई थी। फिर है प्रेस पर नियंत्रण। इस एक्ट ने प्रेस को स्वतंत्रता पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए, इसलिए भारतीय जनता ने इसे जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून कहा है। तो ये सभी कानून था हमारा जो है रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, अब इसमें जो है भारतीयों का क्या प्रतिक्रिया रहा, तो रॉलेट एक्ट के पारित होते ही पूरे भारत में तीव्र विरोध की लहर तोड़ पड़ी। यानी सब जो है इसका विरोध करने लगे थे, पूरी विरोध का लहर जो है दौड़ पड़ी थी, जिसमें जो है गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से, तो महात्मा गांधी ने इस कानून को न्यायपूर्ण और अमानवीय बताया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया और यह गांधी जी द्वारा पहला देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, यानी ये जो
कानून था वो पूरी तरह से अन्याय और अमानवीय बताया और 6 अप्रैल को उन्होंने जो है रोलैक्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, हड़ताल और प्रदर्शन भी हुआ था। देश के विभिन्न हिस्सों से दुकानें बंद रखी गई, रैलियां निकाली गई और सरकारी कामकाज का भी बहिष्कार किया गया। विशेषकर पंजाब और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन बहुत ही हिंसक तक और बहुत ही तेज पहुंच चुका था। नेताओं ने इस्तीफा देने लगा। तो इस दमनकारी कानून के विरोध में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने जो है केंद्रीय विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये ऐसा ही दमनकारी नीति ही थी। ठीक है, फिर है दमन और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार कर लिया तो उसी को छुड़ाने के लिए लोगों ने जो है जलियांवाला बाग जो हमारा था अमृतसर में, वहाँ अपना जो है एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया और जो है अपना नारा लगाया कि उन्हें छोड़ दो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसके मतलब उसके जो आप जो आयोजित किया गया था, जो शांतिपूर्ण सभा आयोजित किया गया था, उसी के विद्रोह में आके क्या किया, जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और यही घटना जो है भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गई और इसी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट का महत्व और इसका प्रभाव क्या रहा? तो स्वतंत्रता संग्राम में मोड़। इस एक्ट ने इसके बाद हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश न्यायप्रियता के भ्रम को पूरी तरह से मिटा दिया। वो समझ चुके थे कि ब्रिटिश सरकार जो है उसके अंदर न्याय से रिलेटेड जो कुछ भी नहीं है, हमें उनके ऊपर जो है उनके बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो हमें न्याय कभी नहीं दे सकते। फिर गांधी जी का उदय हुआ। इस आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की भी नींव रखी गई। तो रॉयल एक्ट यानी रोलैक्ट एक्ट के कारण पैदा हुए आक्रोश ने ही 1920 के असहयोग आंदोलन को ठोस पृष्ठभूमि तैयार की। तो रोलैक्ट एक्ट के बारे में ये सभी था। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है, रोलैक्ट एक्ट ब्रिटिश साम्राज्यवाद यानी ब्रिटिश सरकार का एक क्रूर चेहरे का प्रतीक था। यद्यपि इसे राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, परंतु इसने इसके विपरीत भारतीयों के भीतर राष्ट्रवाद की अग्नि को भी और ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति को अनुनय विनय की राजनीति से हटाकर प्रत्यक्ष संघर्ष की ओर मोड़ दिया। तो यानी रोलैक्ट एक्ट को जो है काला कानून भी बोलते हैं। ये बहुत ही जो भी था हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सीधा समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड अगर पूछे आपको ये लिख देना है। ठीक है, चलिए अच्छे से समझेंगे। आंसर है दोस्तों, बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन जन चेतना का शिखर माना जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। यह असहयोग आंदोलन से इस मायने में अलग था, इसमें केवल सहयोग ना करना ही शामिल था, बल्कि जानबूझकर न्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना भी शामिल था। यानी कहने का मतलब ये है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जन चेतना का शिखर माना जाता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वहीं से शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने ही किया था। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन है, उसका जस्ट मतलब अलग था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से सहयोग ना करना था, लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है सहयोग ना करना भी शामिल था और साथ ही साथ जो भी कानून वगैरह अंग्रेज बनाए उन सभी का उल्लंघन करना शामिल था। ठीक है, तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखेंगे आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। तो इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी की उन 11 मांग से हुई थी
जिन्हें उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा था। इस मांगों में भूमि लगान में 50% की कमी, नमक टैक्स को समाप्त करना, सैन्य खर्चों में कटौती वगैरह शामिल थी। जब सरकार ने इन सभी जो मांग है उन सभी पर ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने नमक को आंदोलन के केंद्र बनाकर, क्योंकि वह समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा था, इसलिए जो है उन्हीं को नमक को ही एक आंदोलन का केंद्र बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, आगे देखिए आंदोलन के प्रमुख चरण और विस्तार के बारे में। तो पहला चरण जो है दांडी मात्रा शुरू हुआ, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। यह ऐतिहासिक यात्रा प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध पहली बार सबसे बड़ी चोट के रूप में दांडी यात्रा शुरू की गई। फिर दूसरा चरण में क्या हुआ, राष्ट्रव्यापी प्रसार हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आंदोलन जो है थोड़ा सा और भी हिंसक रूप ले लिया था, बड़ा रूप ले लिया था, जिसमें धरासान हुआ। धरासना गुजरात, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत खान अब्दुल जफर खान ने लाल कुर्ती आंदोलन ने साबित किया कि अहिंसा का विचार सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। ठीक है, फिर है पूर्व की ओर भारत, जो कि मणिपुर में 13 वर्षीय रानी गाइडिनवेल्यू, ठीक है, रानी गाइडेनवेल्यू ने विदेशी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह का झंडा उठाया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों से जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर आगे आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या रही थी, तो महिलाओं की अभूतपूर्व भूमिका रही। पहली बार भारतीय महिलाओं घरों की चारदीवारी से निकलकर बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी और जेल भी गई थी। ठीक है, यानी पूरी तरह से जो है इस आंदोलन में भूमिका रहा था महिलाओं का। फिर है आर्थिक बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार से मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों को भारी नुकसान भी हुआ, जिसे ब्रिटिश व्यापारियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सभी विशेषता रही थी आंदोलन की। फिर है अहिंसा का पालन, ब्रिटिश सरकार के बर्बर लाठीचार्ज और गोलीबारी के बावजूद भारतीय जनता ने जो है अहिंसा के सिद्धांतों को ही व्यापक रूप से पालन किया। यानी भले ही बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हो रहा था, गोलीबारी हो रही थी, उसके बावजूद जो है भारतीय जनता जो है वो अहिंसा के सिद्धांतों को जो है व्यापक रूप से पालन किया था इस आंदोलन में। ठीक है, आगे देखिए आंदोलन का स्थगन और पूर्णावर्ती। ठीक है, यानी 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद आंदोलन कुछ समय के लिए रुक गया था, यानी स्थगित हो गया था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, लेकिन वहां कोई ठोस परिणाम ना मिलने पर या फिर ना निकलने पर उन्होंने 1932 में आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। हालांकि 1934 तक आते आते दमन और थकान के कारण इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, आगे देखिए इसका जो है ऐतिहासिक महत्व और प्रभाव क्या पड़ा था, यानी इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा था, क्या महत्व रहा था, वो देखेंगे। तो ब्रिटिश सत्ता के नैतिक आधार का हार था। इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों की सहमति पर नहीं बल्कि केवल बल के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है, फिर है जन आधार का विस्तार। आंदोलन ने किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्ग को एक ही राष्ट्रीय धारा पर जोड़ दिया, यानी सभी को एकता के साथ इस आंदोलन का सभी ने विद्रोह किया था। सब संवैधानिक सुधारों की मांग, इस आंदोलनों के दबाव के परिणाम स्वरूप 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम पारित हुआ था, यानी यही सब आंदोलन के कारण जो है 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष क्या है, तो बोल रहा है कि हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो एक जो है सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीयों के आत्मविश्वास की जीत थी। यद्यपि इसे तुरंत आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर गिरा दिया और भारतीय जनता को भविष्य के अंतिम संघर्ष के लिए मानसिक रूप से
तैयार भी कर दिया था। तो ये हमारा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल में। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है जो है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की, यानी साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट जो है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो दोनों के बारे में हम देखेंगे। कई बार जो है एग्जाम में सिर्फ एक पूछा जाएगा, तो ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि एक पूछे या दोनों साथ पूछे आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन देखेंगे, फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए, साइमन कमीशन जो पहला है जो कि 1927 में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी बोलते हैं, उसको पारित करते समय यह शर्त रखी कि 10 साल बाद इस सुधारों का कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। तो यानी ये जो अधिनियम था उसे पारित करते समय यह शर्त या कंडीशन रखा गया कि 10 साल बाद इस सुधारों का जो है कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। लेकिन ब्रिटिश ने आसन्न चुनावों को देखते हुए वहां की कन्वेंटिंग सरकार ने समय से 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को ही इस आयोग की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन। आगे देखिए, कमीशन की संरचना और विवाद क्या रहा था। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। सदस्य में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, सभी ब्रिटिश सांसद ही थे। इसमें क्लीमेंट एंटली भी शामिल थे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, यानी टोटल 7 सदस्य थे और सब का सब ब्रिटिश सांसद ही थे। मुख्य इसका आपत्ति क्या था? तो भारतीयों का तर्क था कि जिस देश के भविष्य का फैसला होना है उनमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि क्यों नहीं है। इसे भारतीयों की योग्यता पर संदेह या फिर राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा गया। यानी सबसे बड़ी मुख्य आपत्ति सबकी थी, सबकी जो परेशानी थी वो ये था कि भारतीयों का मानना था कि जिस देश का भविष्य का फैसला हो रहा है उसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि क्यों नहीं है, सब का सब जो है ब्रिटिश ही क्यों है। मतलब उनका मानना था क्या, जो भारतीयों के पास योग्यता नहीं है, या फिर मतलब यही सब के कारण जो है ये उनका जो है नाराज थे सब। ठीक है, आगे है भारत में विरोध का स्वरूप हुआ। जब 3 फरवरी 1928 को कमीशन बॉम्बे पहुंचा तो अभूतपूर्व हड़तालें हुई, नारेबाजी हुई, जिसमें नारेबाजी था पूरे देश में साइमन वापस जाओ की गूंज उठी, साइमन गो बैक। ठीक है, हिंसक दमन हुआ। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत पर लाठियां चली। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज वगैरह भी किया गया था। यानी पूरी तरह से हिंसक दमन वगैरह हिंसक रूप ले लिया था ये जो हमारा साइमन कमीशन जो हुआ था। ठीक है, आगे शहादत देखा जाए तो लाठीचार्ज के कारण घायल लाला ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील साबित होगी। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसने पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। यानी जो लाला जी पर जो लाठी चार्ज हुआ था उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन का कील साबित होगी, और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, जिससे पूरे देश में जो है पूरे भारत में जो है वो क्रांति का लहर पैदा हो गया था। ठीक है, तो ये था हमारा साइमन कमीशन के बारे में। अब हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखेंगे जो कि 1928 में हुआ था। तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वो एक ऐसा सर्वसम्मत संविधान बनाकर दिखाए जो भारत के सभी समुदायों को मान्य हो। ऐसी चुनौती को स्वीकार करते हुए डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसने पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। यानी क्या हुआ, जो भारत के सचिव के रूप में जो काम कर रहा था लॉर्ड बर्केनहेड, उसने भारतीयों को चुनौती दे दिया कि आप ऐसा संविधान बना के दिखा दीजिए हमें जिसमें जो है सभी समुदाय को मान्यता दी जाए या फिर मान्य दी जाए। तो उसी का चुनौती को स्वीकार कर लिया गया और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था।
नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो इस रिपोर्ट को अगस्त 1928 में पेश किया गया। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी, जिसमें पहला था डेमोनियम स्टेट, अधिकार का दर्ज, अधिराज्य का दर्जा, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया जाए, जैसा कि कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त था। तो ये मांग थी। फिर दूसरा था सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत। 1919 यानी 1909 और 1919 के अधिनियमों द्वारा दी गई पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की जाए, जिसमें जो है कोई भी विवाद वगैरह नहीं रहे। फिर है अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, मुसलमानों के लिए उन प्रांतों में सीट आरक्षित की जाए जहां वे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में ही ये होगा। तो ये सभी मांगे थी, ये सभी नेहरू रिपोर्ट में चीज़ें थी। आगे है पूर्व उत्तरदायित्व सरकार, केंद्र और प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार हो, गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करे। ठीक है। फिर है मौलिक अधिकार, नागरिकों के लिए भाषण, संगठन बनाने और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिशें की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। फिर है धर्मनिरपेक्षता, राज्य को अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये सेकुलर होगा, तो ऐसा मानना था। फिर है सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध को बॉम्बे से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की बात वगैरह कही गई थी। तो ये सभी नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखा गया था। नेहरू रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी वो है। ठीक है। आगे देखिए नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया और परिणाम क्या रहा था। अब जैसे ही वो अपना नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया तो उसका प्रतिक्रिया क्या रहा, परिणाम क्या रहा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट भारतीय एकता का प्रमाण थी, लेकिन इसके कुछ परिणाम जो है विवादित भी रहे थे। जिन्ना की 14 मांगी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा दिया और मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षण और अवशेष शक्तियां की मांग करते हुए अपनी 14 सूत्री मांग पेश कर दिया। यानी क्या किया, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उसने जो है नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा दिया और मुसलमानों के लिए एक आरक्षण और अलग से जो है 14 सूत्रीय मांग पेश कर दिया। फिर आगे जो है युवा वर्ग असंतोष था इससे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस डेमोनियम स्टेट से खुश नहीं थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग बनाई और पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया, यानी पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मानना था। ठीक है। फिर है अल्टीमेटम, कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट जो है स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। तो ऐसा उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट चुनौती दिया। ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या हुआ, तो साइमन कमीशन के विरोध ने भारतीयों को एकजुट किया और नेहरू रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय अपना शासन चलाने के लिए खुद से संविधान निर्माण करने में भी सक्षम है। यद्यपि यह रिपोर्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी, लेकिन इसके अधिकांश प्रावधान बाद में भारतीय संविधान के आधार भी बने थे। ठीक है। तो ये हमारा था साइमन कमीशन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों, जो है गोलमेज सम्मेलन की भूमिकाओं और असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी भूमिका देखेंगे और असफल रहा था, उसका क्यों हुआ असफल, उसका कारण देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो आंसर है दोस्तों कि 1920 के दशक में, यानी 1920 के दशक के अंत में भारत में राजनीतिक असंतोष चरम पर था। साइमन कमीशन के बहिष्कार और नेहरू रिपोर्ट की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार पर एक नया संवैधानिक ढांचा तैयार करने का दबाव था। साइमन कमीशन ने सुझाव दिया कि यदि यानी भारत की भविष्य पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमस मैकडोनाल्ड ने लंदन में 3 सम्मेलन का श्रृंखला आयोजित की, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। यानी 1920 के दशक का अंत होते ही भारत में जैसे ही देखा कोई भी राजनीतिक असंतोष चरम सीमा पर थी, साइमन कमीशन भी जो है उसका भी बहिष्कार किया गया। नेहरू रिपोर्ट भी जो है वो भी विफल रहा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार पर एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का दबाव था।
साइमन कमीशन ने सुझाव भी दिया कि भारत के भविष्य पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाए, और इसी को देखते हुए जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने लंदन में 3 सम्मेलन की श्रृंखला आयोजित की, जिसे हम लोग जो है गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है और कहते हैं। जिसमें पहला जो है गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से लेके 29 जनवरी 1931 तक। उद्देश्य था इसका कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा। इसमें प्रतिभागी कौन कौन थे? तो इसमें कुल जो है 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें मुस्लिम लीग के जिन्ना, आगा खान वगैरह, फिर हिंदू महासभा, दलित वर्ग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय रियासतें के शासक वगैरह इसमें शामिल थे। ठीक है, फिर है कांग्रेस की रुख। कांग्रेस ने इस सम्मेलन को पूर्ण बहिष्कार किया, क्योंकि उस समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए कांग्रेस ने इस सम्मेलन को पूरी तरह से बहिष्कार किया। परिणाम क्या हुआ? तो बिना कांग्रेस, जो कि उस समय भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, बिना कांग्रेस के किसी भी समझौते का कोई मूल्य नहीं था। अंत में यह सम्मेलन जो है वो विफल रहा था, यानी कि यह सम्मेलन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, फेल हो गया। आगे क्या हुआ? फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। तो यह सम्मेलन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भागीदारी दी थी, कांग्रेस का समझौता रहा था। जिसमें क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौते के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर लंदन जाने के लिए तैयार हुए, गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हुए। कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। उनके साथ सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। ठीक है, मुख्य गतिरोध। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर आकर अटक गया। ये जो भी मुद्दा था, ठीक है, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर आकर अटक गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचित मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने तीव्र से विरोध कर दिया था, यानी गांधी जी ने उनके मांग को विरोध कर दिया। गांधी जी का मानना था, तर्क था कि इससे हिंदू समाज अस्थायी रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ये मानना था गांधी जी का। ठीक है, आगे इसका परिणाम क्या निकला? सांप्रदायिक मुद्दे पर आम सहमति ना बन पाने के कारण गांधी जी निराश होकर भारत लौटा और पुनः जो है अपना आंदोलन शुरू कर दिया, यानी भारत लौटा और फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। फिर हमारा हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक माना जाता है। इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी इसमें जो है 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, बहिष्कार देखिए, तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी इसे दूरी बना ली, यानी इसका बहिष्कार किया कांग्रेस ने, इसमें भाग नहीं लिया। और ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी थी वो भी इसको बहिष्कार किया, इससे दूरी बना ली। महत्व क्या रहा इस मतलब आपका गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन का? तो इस सम्मेलन में केवल तकनीकी चर्चाएं हुई थी, जिसके आधार पर श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट लेटर जारी किया गया था। वही श्वेत पत्र आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार भी बना था। तो ये तीसरा हमारा गोलमेज सम्मेलन रहा था, यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो भी गोलमेज सम्मेलन रहा वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। ठीक है, सम्मेलन की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, जो भी सम्मेलन विफलता हुआ उसका सबसे पहला कारण, जो भी कारण था उसमें पहला कारण हमारा सांप्रदायिक मतभेद, भारतीय नेताओं के बीच एकता का अभाव था। मुस्लिम लीग, दलित वर्ग और सिख अपने अपने समुदायों के लिए विशेष अधिकार पर रहे थे, जिससे राष्ट्रीय हित पीछे छूट गया, यानी सब जो है अपने अपने मांग को ही लेकर बैठे थे। पूरी तरह से जो है पूरे भारतीयों के लिए कोई नहीं कुछ कर रहा था, इसीलिए ये विफल रहा। फिर आगे क्या था? ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति। अंग्रेज भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के बजाय फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपने आपस में लड़ते रहे। ठीक है, तो ये सभी कारण था असफल होने का। फिर एक कांग्रेस बनाम अन्य दल। अन्य भारतीय दल कांग्रेस को एकमात्र राष्ट्रीय प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थे, जबकि कांग्रेस का दावा था कि वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती है। लेकिन बहुत सारे जो अन्य दल थे
वो भारत यानी कांग्रेस को राष्ट्रीय प्रतिनिधि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर रियासतों का स्वार्थ, देशी रियासतों के राजा अपनी संप्रभुता छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसे प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की योजना खटाई में पड़ गई, यानी वो जो है वो भी अच्छे से नहीं रहा। फिर है अनुदारवादी दृष्टिकोण। ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार और वायसराय लॉर्ड विलिंगडन का रवैया भारतीयों के प्रति अत्यंत कठोर और असहयोगपूर्ण रहा था। तो ये सभी कारण था हमारा जो है दोस्तों सम्मेलन जो है गोलमेज सम्मेलन का विफल होने का। सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व और निष्कर्ष देख लेते हैं अब। तो गोलमेज सम्मेलन अपने तत्कालीन उद्देश्यों में विफल रहा, लेकिन इसका कुछ प्रभाव पड़ा था। इसी सम्मेलन के कारण सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई। इसके बाद प्रसिद्ध पूना पैक्ट 1935 भी हुआ था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सम्मान स्तर पर बिठाकर बात करने की की थी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी महत्व रहा इसका। फिर आगे इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है 1935 का अधिनियम जो बना था वही रहा था, जिसने भारतीयों के वर्तमान संघीय ढांचे को संघीय ढांचे की नींव रखी थी। तो ये सभी इसका कुछ कुछ रहा था, महत्व रहा था, लेकिन इसकी विफलताएं भी हमने देखी। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या उसमें रहा था, हर एक चीज़ हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों जो कि 1937 से 1939 तक के काम और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने भारी सफलता प्राप्त की और 11 से लेकर 8 प्रांत, जिसमें से मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, सीमांत प्रांत और असम वगैरह पर अपनी सरकारें बनाई थी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा सफलता प्राप्त की, जिसमें 11 में से 8 प्रांत पर वो अपनी सरकार बना लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने। फिर आगे देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो है 28 महीने का कार्यकाल रहा था, जिसमें 1937 से लेकर 1939 तक का प्रशासनिक कुशलता और जन कल्याणकारी सुधारों का एक बहुत ही बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कांग्रेस मंत्रिमंडलियों के मुख्य कार्य और इसकी उपलब्धियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पहला हो जाता है नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए हजारों राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को रिहा किया गया। ये पहला काम किया गया। फिर क्या किया गया, प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। प्रेस पर लगे कठोर प्रतिबंध को हटाया गया। हिंदुस्तान सेवा दल जैसे प्रतिबंधित संगठनों और जब्त साहित्य पर भी पाबंदी हटा दी गई थी। फिर है पुलिस शक्तियों पर कटौती, पुलिस को दी गई असाधारण आपातकालीन शक्तियों को वापस ले लिया गया और सीआईडी द्वारा राजनेताओं की निगरानी बंद कर दी गई थी। तो ये सभी पहला काम किया गया था जो नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए किया गया था। फिर कृषि के सुधार के लिए भी किया गया था, जिसमें काश्तकारी कानून, संयुक्त प्रांत और बिहार में नए काश्तकारी अधिनियम पारित किए गए, जिसमें किसानों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान की और लगान की दर भी कम की गई। फिर है ऋण वगैरह जो लोन वगैरह था उसको भी राहत दिया गया। साहूकारों के शोषण को रोकने के लिए ऋण राहत कानून बनाए गए, जिसमें कृषि ऋणों पर ब्याज दरें निश्चित की गई, यानी ब्याज दर कम किया गया, निश्चित किया गया। फिर है जमीन की वापसी, बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई किसानों की जमीनें उसे वापस दिलाई गई। तो ये सभी कामें की गई थी कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा। फिर आगे हमारा तीसरा श्रम कल्याण यानी मजदूर का कल्याण के लिए क्या किया गया, तो मजदूरी और कार्य दशाएं, मंत्रिमंडलों ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और उसकी कार्य दशाओं
में सुधार के लिए समितियां भी गठित की, यानी मजदूरों का जो है वो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया जाए, उसकी जो है कार्य दशा वगैरह में सुधार किया जाए। फिर विवाद निपटाया, बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे कि जैसे कानूनों के माध्यम से अनिवार्य मध्यस्थता के शुरुआत की गई ताकि हड़तालों को कम किया जा सके और औद्योगिक शांति बनी रहे, यानी जो भी विवाद वगैरह था उन सभी को भी निपटाने में काम किया। फिर है सामाजिक सुधार और शिक्षा, जिसमें हरिजन उत्थान, दलितों के लिए स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक कुएं के रास्ते खोले गए। कई प्रांतों में मंदिर प्रवेश अधिनियम भी पारित किए गए, यानी इन लोगों को भी जो है मंदिरों वगैरह जाने का जो है और ये सब अधिकार दिया गया था। ठीक है। फिर है नशाबंदी, राजस्व की हानि होने के बावजूद मद्रास और अन्य प्रांतों की चुनिंदा क्षेत्रों में शराबबंदी लागू की गई। ठीक है, तो ये सभी किया गया था। बुनियादी शिक्षा, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित वर्धा शिक्षा योजना के तहत बुनियादी शिक्षा पर किए गए जोर दिया गया और साक्षरता अभियान भी शुरू किए गए। तो ये सभी मुख्य काम किए गए थे कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा। अब इसकी कुछ सीमाएं और कुछ आलोचना भी थी, वो हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल की सीमाएं और आलोचना। ठीक है, इतनी उपलब्धियों के बावजूद इन सरकारों की कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जो कि पहला था सांप्रदायिकता का उदय। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर हिंदू राज थोपने का आरोप लगाया। ठीक है, जैसे कि पीरपुर रिपोर्ट वगैरह, यानी उनका कहना था, मुस्लिम लीग का कहना था ये जो है कांग्रेस वो हिंदू राज वगैरह कर रही है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के हित में अल्पसंख्यकों को जो है अनदेखी कर रही है, ऐसा मानना था उनका। फिर है वामपंथियों का मतभेद, किसान सभाओं और वामपंथी नेताओं का मानना था कि कांग्रेस जमींदारों के प्रति नरम रुख अपना रही है। ठीक है, फिर है सीमित शक्तियां, गवर्नरों के पास अभी भी वीटो पावर थी, जिससे मंत्रियों को काम करने में बाधा आती थी। तो ये सभी जो है आलोचना था, ये सभी लिमिटेशन था कांग्रेस मंत्रिमंडल का। फिर लास्ट में है त्याग पत्र, जो अक्टूबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में जो है अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, यानी क्या हुआ था, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार है, वो भारतीयों को उसके सहमति के बिना ही उसे जो है युद्ध में झोंक दिया। तो यही सबको देखते हुए अक्टूबर 1939 में जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक जो मंत्रिमंडल थे उन सभी ने जो है इस्तीफा दे दिया, और इसी दिन को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष। तो लिखा है दोस्तों कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल यह सिद्ध करने के लिए बहुत ही था कि भारतीय केवल आंदोलन करना ही नहीं जानते, बल्कि वे कुशल प्रशासक भी हैं। इन 28 महीनों ने भविष्य के स्वतंत्र भारत के लिए प्रशासनिक और संवैधानिक आधार भी तैयार किया था। तो ये था कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यों के बारे में, और हर एक चीज़ हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि पाकिस्तान की मांग की प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसे देखेंगे। चलिए, आंसर है दोस्तों कि भारत के विभाजन और एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि यह जो है दशकों से चल रही राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम था। जो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, यानी ये जो है पाकिस्तान की मांग जो है वो एक दिन का कारण नहीं था, बहुत ही लंबे समय तक, दशक तक जो सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया वगैरह का ये परिणाम रहा। और इसका जो है मांग रखा गया था 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक रूप से। पाकिस्तान की मांग के पीछे क्या कारण था, तो देखिए, त्रिराष्ट्रीय सिद्धांत। पाकिस्तान की मांग का सबसे आधारभूत कारण जो था वो त्रिराष्ट्रीय सिद्धांत था। सर सैयद अहमद खान की नींव रखी इसकी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे चरम पर पहुंचाया।
जिन्ना का तर्क था कि हिंदू और मुसलमान केवल दो अलग धर्म नहीं बल्कि दो अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, परंपराएं, इतिहास और सामाजिक मूल्य सभी जो है अलग है। उनका मानना था कि दोनों राष्ट्र एक ही छत के नीचे शांति से नहीं रह सकते। ये मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था और उन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग रख दी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जो है दोस्तों, हिंदू वर्चस्व का है। मुस्लिम लीग और मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मन में यह डर बैठ गया था कि स्वतंत्र भारत में बहुसंख्यक शासन के नाम पर हिंदुओं का राज होगा। उन्हें लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुसलमान हमेशा अल्पमत में रहेंगे और उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का दमन किया जाएगा। यानी जो मुस्लिम लीग के नेता थे, मुस्लिम बुद्धिजीवी थे, उनका मानना था कि बहुसंख्यक के रूप में हिंदुओं का राज रहेगा। ठीक है, और उन्हें लगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगा वो हमेशा जो है मुसलमानों को जो है अल्पमत में ही रहेगा। उन्हें जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों वगैरह से दमन किया जाएगा, ये सब लगा उन्हें। इसलिए उन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, तीसरा जो है वो 1937 के चुनाव का अनुभव। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया तो लीग को लगा कि कांग्रेस मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती है। कांग्रेस सरकार कांग्रेस शासन जो है 1937 से 39 तक चला था। उस दौरान मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम, वर्धा शिक्षा योजना और तिरंगे को हिंदू प्रतीकों के रूप में प्रचलित किया और दावा किया कि मुसलमानों की पहचान खतरे में। यानी ये सब जो है मुस्लिम लीग का, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, मुस्लिम बुद्धिजीवियों वगैरह का मानना था, जिसके कारण उन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग रखी थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखेंगे जो है आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। आर्थिक रूप से मुस्लिम समुदाय हिंदुओं की तुलना में पीछे था। सरकारी नौकरियों और व्यापार में हिंदुओं का वर्चस्व अधिक था। मुस्लिम मध्यम वर्ग को लगा कि एक अलग राष्ट्र जो है उन्हें नौकरियां, उद्योग और व्यापार को बेहतर अवसर मिलेंगे, जहां उन्होंने हिंदुओं के प्रति स्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। वो अपना खुद से मतलब अपना देश चलाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग रखी। पाकिस्तान की मांग के पीछे कई कारण थे। जो मुख्य कारण जो थे वो हमने देखा। इसमें जो एक कारण है वो है सांप्रदायिकता, दंगे और अविश्वास। 1920 और 1930 के दशक में हुए सांप्रदायिक दंगों ने दोनों समुदाय के बीच अविश्वास पैदा कर दिए। यानी दोनों जो है, हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करने लगे थे। तो ये सब भी कारण जो था वो पाकिस्तान की मांग का था। आगे छठा है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों को बढ़ा दिया ताकि वे अपने सत्ता बनाए रख सके। यानी ब्रिटिश सरकार जो है सबसे बड़ा काम किया, यानी फूट डालो और राज करो की नीति से हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है मतभेद कर दिया, दोनों को जो है एक दूसरे से जो है लड़वाने का काम किया। ठीक है, आगे जो है सातवां दोस्तों, कुछ नेता के विचार भी थे, जिसमें सर मोहम्मद इकबाल। 1930 में इकबाल ने उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य का विचार दिया। चौधरी रहमत अली, जो कि 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ क्षेत्रों को शामिल करने की कल्पना भी की गई। तो ये सभी कुछ नेताओं के विचार और कुछ कारणों से जो है पाकिस्तान की मांग रखी गई। आठवां है जो है जिन्ना का नेतृत्व और मुस्लिम लीग का प्रभाव। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मजबूत किया और इस्लाम खतरे में है यह नारा देकर मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश की और पाकिस्तान का मांग रखा। अब थोड़ा सा निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष है कि पाकिस्तान की मांग का मुख्य कारण जो है आपसी अविश्वास था। मुस्लिम लीग को डर था कि आज़ाद भारत में मुसलमान राजनीतिक रूप से पीछे रह जाएंगे। अंग्रेजों को बांटे और राज करे की नीति से कारण इस डर को पक्का कर दिया, जिससे अंत में देश का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सातवां था। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां है दोस्तों, वो बोल रहा है कि भारत विभाजन के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी भारत विभाजन जो हुआ था उसका क्या कारण था, क्या परिणाम लिखना, वो देखिए। तो बोल रहा है कि भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था।
जो आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे दुखद और क्रांतिकारी घटना थी। यह न केवल ब्रिटिश राज का अंत था बल्कि एक विशाल उपमहाद्वीप को दो राष्ट्रों में विभाजित विखंडन हुआ था, जिसमें भारत अलग पाकिस्तान अलग, ठीक है, यानी दो राष्ट्र बन गया था। भारत विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि ब्रिटिश का जो नीति है वो सबसे पहला और प्रमुख कारण था। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया। 1905 के बंगाल विभाजन और 1909 के मौले मिल्टो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था करना इस नीति का हिस्सा था। इसने सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता प्राप्त दी, सांप्रदायिकता को बढ़ाया और दोनों के बीच जो है एकता को तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। फिर आगे दूसरा हमारा वो द्विराष्ट्र सिद्धांत। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह तर्क दिया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दोनों का जो है परंपरा, संस्कृति, धर्म, जीवन पद्धति सब चीज़ अलग है। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में लीग यानी मुस्लिम लीग ने स्पष्ट किया कि उनकी संस्कृति, धर्म, जीवन पद्धति सब अलग है, अंत में वे साथ नहीं रह सकते। जिन्ना का यह जो अपना जिद था वो विभाजन का बहुत ही बड़ा कारण बना, ठीक है। आगे जो तीसरा है दोस्तों वो मुस्लिम लीग का गठ धार्मिक और प्रत्यक्ष कार्रवाई। जब 1946 में कैबिनेट मिशन विफल रहा तो जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, जिसके कारण कलकत्ता और देश के अन्य हिस्सों में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दंगे ने कांग्रेस नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अखंड भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तो ये सभी कारण भी थे पाकिस्तान की मांग का, यानी पाकिस्तान के यानी भारत के विभाजन का, पाकिस्तान के विभाजन का, ठीक है। आगे चौथा है वह कांग्रेस की नीतियों में बदलाव और विविधता। गांधी जी और अन्य नेता शुरुआत में विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन 1946 और 47 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के असहयोग और देशव्यापी हिंसा को देखते हुए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने अनुभव किया कि एक कमजोर केंद्र वाला अखंड भारत से बेहतर होगा एक मजबूत केंद्र वाला विभाजित भारत ही रहना चाहिए। तो ये सब मतलब शुरू में तो इन लोग खिलाफ थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा हिंसा वगैरह और बहुत सारा असहयोग मिल रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो उसने जो है माना कि चलो विभाजन ही सही रहेगा, ठीक है। आगे पांचवा है लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। उन्होंने 3 जून योजना पेश की जिसमें विभाजन को जल्द से जल्द लागू करने का प्रस्ताव था। रेड क्लिफ आयोग ने जल्दबाजी में सीमाएं तय की, जिसके भ्रम में अहिंसा की स्थिति भी पैदा हुई, बहुत ज़्यादा हिंसा वगैरह भी हुआ था, ठीक है। आगे देखिए भारत में जो है भारत विभाजन का परिणाम क्या रहा। तो विभाजन तो हुआ, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन इसका परिणाम क्या रहा? तो भीषण नरसंहार और मानवीय त्रासदी। विभाजन के साथ ही पंजाब और बंगाल में भयानक दंगे भड़क उठे। अनुमान के अनुसार 5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए। ट्रेन को काटकर लाशें से भर दिया गया और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो है अभूतपूर्व क्रूरता की गई, यानी बहुत ज़्यादा जो है दंगा हुआ। 5 से 10 लाख लोग मारे गए, उसमें बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सब थे, ठीक है। तो ये सभी हुआ था बंगाल यानी भारत विभाजन का परिणाम। विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। यह इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक पलायन था। लगभग 1.5 करोड़ लोग सीमा पार की, जिसमें हिंदू, सिख पाकिस्तान भारत आए और मुसलमान जो है वो भारत से पाकिस्तान गए। अपनी पृथक संपत्ति छोड़कर लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। विस्थापन हुआ, लोग यहाँ मतलब उधर से इधर आ रहे थे हिंदू वगैरह, और इधर से मुस्लिम वगैरह उधर जा रहे थे, ठीक है। आगे तीसरा जो है शरणार्थी समस्या और पुनर्वास। भारत सरकार के सामने करोड़ों शरणार्थियों को भोजन, आवास और रोजगार देने की विकट चुनौती खड़ी हो गई थी। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में विशाल शरणार्थी शिविर बनाए गए, जिसे सामान्य होने में दशक लग गए। यानी क्या हुआ, जब लोग एक दूसरे से जा रहे थे, शरणार्थी के रूप में आ रहे थे, तो उनके भोजन के लिए, आवास के लिए, रोजगार देने की बहुत बड़ी जो है
संकट पैदा हो गई थी, चुनौती पैदा हो गई थी, ठीक है, जिसे जो है दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में जो है शरणार्थी शिविर बनाए गए, जिससे सामान्य यानी इसे नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा साल लग गए, बहुत ज़्यादा दशक लग गए। तो ये सभी हुआ था, ठीक है। आगे है चौथा, वो संपत्तियों का विभाजन। केवल जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि सरकारी खजाने, सेना का साजो सामान, रेल की पटरियां और यहाँ तक कि मेज कुर्सियां, डाकघर, टिकटें वगैरह का भी बंटवारा हुआ। भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये नगद भुगतान भी करना पड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है सिर्फ बॉर्डर या फिर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, साथ ही साथ हर चीज़ का बंटवारा हुआ था। सरकारी खजानों का, सेना का, रेल की पटरियों का, मेज कुर्सियों का, टिकट घरों का, यानी हर चीज़ का बंटवारा हुआ। साथ ही साथ भारत को जो है 55 करोड़ रुपये नगद केस भुगतान के रूप में देना पड़ा था पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये समझ लीजिए संपत्तियों का विभाजन हुआ, ठीक है। आगे देखिए हमारा जो है रियासतों का विलय की समस्या। विभाजन के कारण 565 देसी रियासतों के सामने संप्रभुता का संकट पैदा हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीरी के विलय के गंभीर विवाद संपन्न हुए। कश्मीरी मुद्दा तो आज भी चलते आ रहा है, जो दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा तनाव और कई युद्धों का मुख्य कारण बना हुआ। यानी कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा जो रियासत वगैरह थी उन सभी का जो है रियासत वगैरह जो है उसकी संप्रभुता का संकट पैदा हुआ, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर वगैरह, और कश्मीर वगैरह का मुद्दा तो आज भी हो रहा है। और यही कश्मीर के मुद्दा के कारण आज तक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता, बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह होते रहता है। तो ये सभी हुआ था, ठीक है। आगे जो हमारा छठा है दोस्तों, सांप्रदायिकता का अस्थायी प्रभाव। विभाजन के दक्षिण एशिया की राजनीति में सांप्रदायिकता को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। भारत ने जहां धर्मनिरपेक्षता को चुना, वहीं पाकिस्तान ने एक इस्लामिक गणराज्य को चुना। यह करवाहट 1948, 65, 71 और 1999 के युद्ध को जन्म दिया। यानी कहने का मतलब ये है विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद भारत ने क्या सेकुलर देश चुना अपना, लेकिन पाकिस्तान क्या किया, हम इस्लामिक गणराज्य बना दिया। वो इस्लामिक जो है राष्ट्र चुना, वो इस्लामिक गणराज्य बना दिया अपना देश को, जिसके करवाहट से क्या हुआ 1948, 1965, 1971 और 1919, 1999 जैसा बहुत सारा युद्ध हुआ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये सभी जो है भारत के विभाजन के बारे में था दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं निष्कर्ष, थोड़ा सा समझ लेते हैं। निष्कर्ष है कि भारत का विभाजन जो है वो भारतीय इतिहास की एक ऐसी बहुत बड़ी दुखद घटना रही, जिसने जो है भौगोलिक मानचित्र को ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नियति भी बदल दी। जहां भारत की आज़ादी की खुशी मिली, वहीं विभाजन का दर्द आज भी इतिहास के पन्नों पर अमिट है। यह विभाजन की करवाहट ही है जो आज भी इंडिया पाकिस्तान के संबंधों में अविश्वास का दीवार बना खड़ी है, और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा जो है तनाव वगैरह बना रहता है, लड़ाइयाँ वगैरह होती ही रहती है, युद्ध वगैरह, है ना। तो ये हमारा था आपका मेजर 8 इतिहास। इसमें हमने पूरा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने समझने का प्रयास किया, आंसर के साथ देखा। तो यही सिर्फ 8 प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है, और अगर आप ये 8 प्रश्न कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, वो भी आप कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा और आप अच्छे से एग्जाम को अटेंड भी कर पाइएगा। बस यही वीडियो था दोस्तों। हेल्पफुल लगा तो क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।